वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आपने सभी ने हिमालय की बेटियां चैप्टर पढ़ा है, तो आज चलिए सबसे पहले हम उसके शब्दार्थ कर लेते हैं, उसके बाद आगे की एक्सरसाइज समझेंगे। ओके, तो जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ आपको कॉपी पर लिखने हैं। शब्दार्थ जैसे कि संभ्रांत। संभ्रांत का मतलब क्या होता है? सभ्य। यहाँ पर नदियों को संभ्रांत महिला कहा गया है, आपने पढ़ा था। तो संभ्रांत का मतलब क्या होता है? सभ्य। सेकंड, भावभंगी। भावभंगी का मतलब मन का भाव प्रकट करने वाली क्रिया। जैसे कोई जो शारीरिक क्रिया होती है जिससे हम अपने मन का भाव प्रकट करते हैं, कभी हंसी का, कभी दुख का, कभी वो, तो वो हमारी क्या होती है? भावभंगी। जिससे हमारी मन का भाव प्रकट होता है, जिससे पता चलता है कि हम किस तरीके का इमोशंस फील कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, कौतूहल। कौतूहल यानी जिज्ञासा। किसी भी बात को जानने की हमारे मन में जब कोई प्रबल इच्छा होती है तो उसे क्या कहते हैं? जिज्ञासा कहते हैं। कौतूहल, मन में कौतूहल है, एक जिज्ञासा है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये जानने की क्या होती है? जिज्ञासा। अगला, अतृप्त। अतृप्त यानी प्यासा। तृप्त कहते हैं जिसकी प्यास बुझ चुकी हो, तृप्त हो गया, और अतृप्त मतलब प्यासा। तो नदियों को क्या कहा गया है? अतृप्त। नेक्स्ट, सरसब्ज। सरसब्ज का मतलब क्या होता है? हरी भरी। जैसे वहाँ की जो घाटियाँ हैं पहाड़ों पर, वो कैसी हैं? सरसब्ज घाटियाँ यानी हरी भरी। नेक्स्ट, उपत्यकाएं। उपत्यकाएं शब्द आया है आपके चैप्टर में। तो उपत्यकाएं मतलब कि चोटी। हिमालय की जो चोटियाँ होती हैं उनको क्या कहा गया है? छोटी बड़ी सभी तरह की चोटियाँ हैं ना, तो वहाँ पर क्या कहा गया है उनको? उपत्यकाएं। उपत्यकाएं यानी चोटियाँ। सिर धुनना। सिर धुनना मतलब पछताना। सिर धुनना कहते हैं ना, जैसे कि जब कभी बड़े लोग परेशान हो गए किसी बात को लेकर के, तो कहते हैं हम अपना सिर धुन रहे हैं। सिर धुन रहे हैं मतलब पछता रहे हैं। विराट। विराट यानी विशाल। विशाल यानी बड़ा। विराट बहुत बड़ा विराट। विशाल यानी विशाल माने भी बहुत बड़ा। श्रेय। श्रेय माने अवसर। किसी चीज़ का श्रेय हम किसी को दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं? मौका एक तरह से, या किसी का कुछ करने का श्रेय दिया जाता है उनको, तो वो क्या कहलाता है? श्रेय। विरही। विरही मतलब जुदा होने वाला। विरही जुदा होने वाला। जब किसी से कोई अलग हो रहा है, तो जुदा हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं? विरही। बंधुर। बंधुर माने क्या होता है? मुकुट। बंधुर किसको कहते हैं? मुकुट को। बंधुर यानी मुकुट। तो बंधुर किसको कहा गया था? हिमालय को कहा गया था ना, हिमालय का मुकुट यानी बंधुर। और आदित्यकाएं मतलब, आदित्यकाएं पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि। पहाड़ के ऊपर जो समतल भूमि होती है उसको क्या कहा जाता है? आदित्यकाएं। तो आपके चैप्टर में क्या कहा गया है? बंधुर आदित्यकाएं। बंधुर आदित्यकाएं का मतलब जो पहाड़ के ऊपर की चोटियां हैं उनको क्या कहा गया है? मुकुट। मुकुट के जैसी पहाड़ के ऊपर की चोटी। तो ये शब्द अर्थ सभी आप लर्न भी करेंगे और कॉपी पर भी लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े हम। आगे है अनुमान और कल्पना। तो आप लेख से और लेख से आगे की जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो आप पिछली वीडियो में समझ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम अनुमान और कल्पना में क्या दिया है ये समझते हैं। फर्स्ट वन है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। तो लेखक ने जो नदियों को क्या कहा है? हिमालय की बेटियां क्या कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। इसका आंसर आपको कॉपी पे नहीं लिखना है फर्स्ट का, सिर्फ आप इसको समझ लीजिए कि आपके समझने के लिए कि जैसे कि लेखक ने तो नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। आपने चैप्टर पढ़ा, आपको इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगता है? आपको क्या लगता है कि नदियों को क्या कहना ज़्यादा उत्तम है? जैसे अगर आप समझते हैं कि नदियों को माँ कहना ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि जैसे माँ की गोद में हम खेलते हैं उसी तरह से नदियों में डुबकी लगाते हैं। तो जैसे उनकी गोद में डुबकी लगाते हैं, माँ की तरह से ही वो जीवन देती हैं और भरण पोषण करती हैं। तो
तो उनको माँ कहना भी उत्तम हो सकता है, मित्र भी हो सकती हैं वो आपकी, जो भी अच्छा लगे आपको। और नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं इसके बारे में भी सोचिए। लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझ लीजिए। नदियों की सुरक्षा के लिए भी बहुत से कार्य होते हैं, परंतु बहुत सी योजनाएं बनती तो हैं पर लागू नहीं हो पाती हैं। सरकार की ओर से बनती हैं पर वो लागू नहीं हो पाती हैं, सिर्फ कागज़ों पर बन के रह जाती हैं। पर बहुत से प्रयास किए भी जा रहे हैं, जैसे कि इसमें नदियों को प्रदूषण से बचाने का कार्य किया जा रहा है, बहाव को सही दिशा देने का कार्य किया जा रहा है, या फिर अधिक नहरों के निर्माण पर, नदियों को ही काट काट के जो नहरों में बनाई जाती हैं उनके निर्माण पर भी रोक लगाया जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक नहरें बनने से नदियाँ का पानी कम होता जा रहा है। जल का कटाव को रोकना, जल के कटाव को रोकने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, या नदियों की सफाई की भी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से कार्य सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट आपको सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है। सेकंड है, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का निबंध लिखिए। ये वाला आपको करना है। चैप्टर आपने समझ लिया है, तो इसके हिसाब से आपको नदियों के लाभों को लेते हुए ही 20 पंक्तियों का निबंध लिखना है। ओके, अलग अलग नहीं लिखना है कि लाभ अलग लिखें और निबंध अलग लिखें। आपको उसके लाभों पर और नदियों के विषय में चर्चा करते हुए ही 20 पंक्तियों का निबंध लिखना है। जैसे मैं आपको कुछ हिंट्स दे देती हूँ, उसमें आप क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि नदियों से हमें क्या क्या मिलता है। नदियों से हमें जल प्राप्त होता है और जल किस किस कामों में आता है। नदियों के आसपास ही गांव का बसेरा होता है, तो जो गांव वाले होते हैं उनको नदियों के पानी से ही उन्हें पीने की भी, सिंचाई की भी व्यवस्था करते हैं, खेतों की सिंचाई की व्यवस्था होती है। और इसके अलावा उनके और भी पशुओं को नहलाना, कपड़े धोना, ऐसे बहुत से कार्य उनके नदियों के पानी पर ही निर्भर होते हैं। सिंचाई में सहायक होती हैं नदियाँ, वर्षा करने में सहायक होती हैं। इसके अलावा नदियों पर बांध बनाए जाते हैं और बांध बनाकर नदी वहाँ से पानी से क्या बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, जो बिजली सभी के लिए उपयोगी है। और आवागमन का साधन होता है नदियाँ। नदियों से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाव के जरिए, छोटी छोटी जगहों में, गांव में जहाँ और साधन नहीं है, रोड नहीं है, नहीं जा सकते, तो वो नाव के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, नदियों से अनगिनत जीवों का जीवन है। भाई पशु पक्षी, पेड़ पौधे, सभी के लिए ही नदियों का पानी ज़रूरी है। पशु पक्षी अपनी प्यास बुझाते हैं। पेड़ पौधों को पानी किससे मिलता है, जीवन दान नदियों के पानी से मिलता है। बहुत से हमारे देश में तीर्थ स्थल कहाँ हैं, नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। ये नदियाँ सभी के लिए क्या हैं, पूजनीय हैं। और नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से जो धरती है वो उपजाऊ बनती है, और उपजाऊ भूमि पर पेड़ पौधे भी अधिक मात्रा में और अच्छी क्वालिटी में उपजाए जा सकते हैं। तो मिट्टी भी उपजाऊ बनती है नदियों के जरिए। तो इस तरीके की सभी पॉइंट्स आप डालते हुए 20 लाइनें लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट आपकी बुक में दिया हुआ है भाषा की बात, जिसमें है अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। कहने का मतलब है कि लेखक ने बहुत सी एग्जाम्पल्स दिए हैं, समानताएं दी हैं, जिससे कि अर्थ आसानी से समझ में आ जाता है। तो आपको जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जैसे संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। तो नदियों को उन्होंने क्या कहा कि सभ्य महिला की तरह से वे लगती हैं। तो उससे हमें अर्थ स्पष्ट हो रहा है ना, कि मतलब कि नदियों को कहा गया है कि सभ्य महिला, यानी कि जो गंभीर हो और अनुशासन में रहना जानती हों, तो उस तरह की नदियों को बोला गया है संभ्रांत। इसी तरीके से कहा गया है कि माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। तो यहाँ पर भी इन्होंने किससे समानता दी है कि जैसे माँ, दादी, मौसी, मामी की गोद में बच्चे खेलते हैं, उसी तरीके से नदियों की धारा में डुबकी लगाना। तो बार बार उसमें डुबकी लगाते हैं किस तरीके से, जैसे कि गोद में बच्चा खेलता है। तो यहाँ पर इससे उपमा दी गई है। तो इसी तरीके से आपको इसमें तो लिखा गया है कि अन्य पाठों में से 5 तुलनात्मक प्रयोग निकाल कर लिखिए, पर ये ज़रूरी नहीं है
कि आप अन्य पाठों में से निकालें, आप अपने आप से भी ऐसे सेंटेंसेस बनाकर 5 सेंटेंस लिखिए। 5 सेंटेंस लिखने की कोशिश कीजिए जिसमें आप किसी चीज़ की उपमा देकर, किसी चीज़ की समानता देकर अपने भाव को प्रकट करें। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, उससे आपको और समझ में आ जाएगा, पर अपनी ओर से भी और सोचिएगा, ठीक है। जैसे कहते हैं ना, दूध सी सफ़ेद बच्ची खेल रही है, तब यहाँ हमारा क्या मतलब हुआ कि जब कोई बहुत ज़्यादा सफ़ेद बच्ची है तो हमने कहा कि दूध सी सफ़ेद बच्ची, तो यहाँ पर ये इसकी समानता दे दी। ऐसे ही कहते हैं, सागर की हिलोरे की भांति मन में सवाल उठ रहे थे। सागर की हिलोरों की भांति, जैसे कि सागर में लहरें उठती हैं तेज़ी से, इसी तरीके से मन में कई बार होता है ना कि किसी बात को लेकर हमारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे हैं, तो वो क्या उपमा दी कि सागर की हिलोरों की भांति, जैसे वो हिलोरे मारता है सागर, इसी तरह से हमारे मन में सवाल हिलोरे मार रहे हैं, उठ रहे हैं। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। ये आपके चैप्टर में से ही है। जैसे कि किसी चीज़ की उपमा दी गई है कि छोटी छोटी ये रखी हुई हैं, तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हूँ। इसी तरह से एक और सेंटेंस हो सकता है, जैसे घड़ी के चक्र की तरह गोल घूमना। से कोई चीज़ को हम समझाना चाह रहे हैं कि वो चीज़ इस तरीके से गोल घूम रही है जैसे कि घड़ी का चक्र गोल गोल घूमता है। ओके। ऐसे ही कहते हैं हम, जैसे लाल टमाटर से लाल लाल उसके गाल हो रहे हैं, तो गालों को हमने किससे समानता दी कि जैसे उसके गाल ऐसे लग रहे हैं जैसे लाल लाल टमाटर हो। इसी तरीके से आप भी बहुत से सेंटेंसेस बनाकर लिख सकते हैं। तो केवल आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं, अपने आप सोचिए। ओके। नेक्स्ट है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती हैं। तो ऐसा होता है ना कि जब कभी निर्जीव वस्तुएं हैं उनको भी अगर हम कोई मानव से रिलेटेड नाम दे देते हैं, जो हम ह्यूमंस के लिए प्रयोग करते हैं, तो उनसे जो निर्जीव चीज़ें भी होती हैं वो हमें कैसी प्रतीत होने लगती हैं, सजीव प्रतीत होने लगती है। जैसे अभी मैंने आपसे कहा था कि लाल लाल गाल टमाटर से हो रहे हैं, तो गाल जो हैं उनको हमने किसकी संज्ञा दे दी, टमाटरों की, टमाटरों से उन्हें रिलेट किया। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थीं। तो अब यहाँ पर इन्होंने हिमालय को क्या कहा, हिमालय निर्जीव है, पर पर्वत है क्योंकि एक, और हिमालय के कंधे पर चढ़ा, तो जैसे किसी मानव के कंधे पर चढ़ा जाता है, तो इन्होंने इसको सजीव बना दिया कि हिमालय के कंधे पर चढ़ा। कंधे पर चढ़ा से मतलब हुआ जब मैं हिमालय की चोटी पर गया, हिमालय की चोटी पर गया, तो यानी हिमालय के इन्होंने कहा कंधे पर चढ़ा, तो ये सजीव बन गया ना। ऐसे ही आगे इन्होंने कहा कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता यानी जगत माता कहा है। नदियाँ क्या हैं, जबकि निर्जीव हैं, पर इनको लोक माता जगत माता कहकर इनको क्या बना दिया, सजीव बना दिया। तो इसी तरीके के आपको भी कुछ सेंटेंसेस लिखने हैं। बहुत से आपके इसमें बुक में हुए हैं बहुत से सेंटेंसेस का प्रयोग, पर आपको भी ऐसे ही बुक से ही छांट के आप 5 सेंटेंस लिखिए जिसमें निर्जीव चीज़ों को सजीव बनाया गया हो। इसके भी एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी, तो अब नदियों को यहाँ पर क्या कह दिया हमने, संभ्रांत महिला, यानी उन्हें सजीव बना दिया, महिला बना दिया। इसके अलावा और सेंटेंस हो सकता है कि इनका उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसते जाना, तो नदियों को ही क्या कह दिया गया, इनका उछलना कूदना खिलखिलाकर हंसते जाना। जैसे कि कोई बच्चा उछलता कूदता है, हंसता खिलखिलाता है, इसी तरीके से नदी, क्या नदी ऐसे हंसती खेलती है, पर चूंकि हमने इसे बच्चे की ये संज्ञा दे दी तो हमें वो सजीव प्रतीत होने लगी नदी। ऐसे ही एक और सेंटेंस है कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर खेलना, तो यहाँ पर क्या कहा, बूढ़े हिमालय, बूढ़े हिमालय यानी कि हिमालय को हमने सजीव बता दिया, बूढ़ा हिमालय कहा, यानी कि हिमालय पिताजी हो गया और नदियाँ क्या हो गई, उनकी बच्चियाँ, जो क्योंकि वो उनकी गोद में बच्चियाँ बनकर खेल रही हैं।
इसी तरह से हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे झिझक नहीं होगी। ये सेंटेंस भी आपके चैप्टर में आया है। तो हिमालय को क्या उन्होंने कहा है, ससुर, यानी कि पुरुष की संज्ञा दे दी, और समुद्र को उसका दामाद कहकर उसको भी सजीव बना दिया। हिमालय और समुद्र दोनों ही निर्जीव हैं, परंतु दोनों को ही संज्ञा देकर क्या कर दिया, सजीव बना दिया। एक और सेंटेंस है आपके चैप्टर में कि बुढ़ा हिमालय अपनी इन बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। तो यहाँ पर भी क्या कहा, हिमालय को क्या बनाया, बुढ़ा। जैसे कि घर में बच्चों की शैतानियों से माँ बाप या दादी बाबा परेशान हो जाते हैं, तो वो अपने सिर धुनते हैं, सिर पकड़ते हैं कि ये कितना परेशान कर रहा है मुझे, या किसी बात को लेकर पछताते हैं वो कि ये मैं परेशान हो गया इससे। तो इसी तरीके से उन्होंने हिमालय को भी एक बुजुर्ग की संज्ञा देकर कहा है कि बेटियों के लिए वो कितना सिर धुनता होगा, यानी कि उन्हें सजीव बना दिया हिमालय को कि वो अपना सिर पकड़कर रोता होगा अपनी नटखट बेटियों के लिए। कितनी अच्छी बात है ना। देखिए निर्जीव चीज़ों को भी कितना सजीव रूप दे दिया है लेखक ने। लेखक की शब्दों की खूबसूरती से सभी निर्जीव चीज़ों में उन्होंने जान डाल दी। तो इसी तरीके से आपको ये चैप्टर के ही 5 सेंटेंस लिखने हैं। अभी के लिए इतना ही काम, आगे का काम आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। ओके, बाय बाय।